नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में पिछले 1.5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। लेबनान का वो मिलिशिया हिजबुल्लाह जो हर बार इजरायल को कांटे की टक्कर देता था, वो इस बार पूरी तरह से चित हो गया। गाजा में हमास की पूरी किलेबंदी ध्वस्त हो गई। ईरान भी एक तरह से चुपचाप बैठकर सही वक्त का इंतजार कर रहा है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिर गई और वहां पर एक ऐसी सरकार अब बनने जा रही है जो इजरायल के हमलों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रही है। लेकिन ईरान का एक और साथी यानी यमन के हूती बागी ऐसे मिलिशिया हैं जो लगातार इजरायल को चोट पे चोट दे रहे हैं। कभी ड्रोन के जरिए, कभी हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए, तो कभी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। हूती बागी 2000 किलोमीटर दूर से ही इजरायल की राजधानी तेल अवीव को गहरे जख्म दे रहे हैं। इस इलाके में मौजूद दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी यानी अमेरिकन नेवी भी हूतियों का कोई खास नुकसान नहीं कर पा रही है। अब हूती हमलों से तंग आकर खुद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब तबाही की बारी हूतियों की है। यानी अब इजरायली फौज हूतियों से सीधे टकराने की तैयारी कर रही है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार हूती विद्रोहियों की ताकत का राज क्या है और क्या वाकई इजरायल इन्हें वैसे ही कमजोर कर सकता है जैसे हिजबुल्लाह को किया है। दरअसल जब से गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल ने जंग शुरू की है, तभी से हूती बागी ना सिर्फ इजरायल पर हमले कर रहे हैं बल्कि लाल सागर और अदन की खाड़ी में उन मालवाहक जहाजों को भी निशाना बना रहे हैं जिनका ताल्लुक या तो इजरायल से है या फिर इजरायल के दोस्त अमेरिका या ब्रिटेन जैसे उसके दोस्त मुल्कों से। हूतियों के हमले अभी तक इजरायल और अमेरिका दोनों के लिए सिरदर्द बन गए और पिछले दिनों तो हूतियों ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी जिसे इजरायल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सका। इस हमले में 16 इजरायली घायल हो गए। अब इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हूतियों के से इंतकाम लेने की कसम खा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके देश की सेना यमन में हूतियों के खिलाफ हमले जारी रखेगी। नेतन्याहू का कहना है कि हूती दुनिया के जहाज़ों की आवाजाही, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे में इनके खिलाफ भी इजरायल उसी तरह कार्रवाई करेगा जैसी ईरान समर्थक हमास और हिजबुल्लाह पर की गई है। नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया है हूतियों के बयान को लेकर एक वीडियो जारी किया है जिसमें बात कही है। उन्होंने कहा है कि इजरायली फौज ने जिस तरह से ईरान के द्वारा पाले पोसे गए या ईरान के द्वारा खड़े किए गए हमास हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी, उसी तरह हूतियों के खिलाफ भी हमले होंगे। हूतियों का वही अंजाम होगा जो इजरायल से टकराने वाले हर संगठन का होता है, ये नेतन्याहू का दावा है। लेकिन नेतन्याहू तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि अब इजरायल हूतियों पर हमले करने की बात करेगा, लेकिन इजरायल तो पहले से ही हूतियों पर लगातार हमले करता रहा है। और ना सिर्फ इजरायल बल्कि अमेरिका भी हूतियों पर हमले करता रहा है। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने बीते हफ्ते यमन के बिजली घरों और बंदरगाहों को निशाना बनाया था। अमेरिका ने भी यमन में हमले किए हैं। यह गौर करने वाली बात यह है कि जब इजरायल के फाइटर जेट्स ने यमन के बंदरगाहों और बिजलीघर को निशाना बनाया, उसके अगले दिन ही हूतियों ने वो बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो सीधी तेल अवीव में जाकर गिरी। इसके बाद अमेरिका ने यमन में हमले किए। शनिवार को अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने यमन की राजधानी सना में हूतियों के एक मिसाइल जखीरे को या उनका जो गोदाम था उसको और उसकी कमांड एंड कंट्रोल के एक हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। इजरायल और यमन के हूती विद्रोही बीते साल अक्टूबर से ही इनमें तनातनी चल रही है, लेकिन अमेरिका ने जो हमला किया, इस हमले में उसको फ्रेंडली फाइट में अपना ही एक F-16 भी गिराना पड़ गया। अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल यमन में हवाई हमले कर रहे हैं। यमन पर हमले में अमेरिका को काफ़ी नुकसान हुआ, जैसा भी हमने बताया कि एक फ्रेंडली फायर में उनकी एक मिसाइल ने अपने ही नेवी के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया। ये तो गनीमत रही कि दोनों पायलट वक्त रहते इजेक्ट कर गए और सुरक्षित हैं। तो जाहिर है हूतियों पर काबू पाना इतना आसान नहीं है, चाहे इजरायल हो या फिर अमेरिका हो। इजरायल अमेरिका ने सोचा था कि शायद जिस तरीके से बाकी यहाँ मिलिशिया को कंट्रोल किया गया वैसे हूतीस को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। हूती बागी एक ऐसा संगठन है जो काफ़ी ज़्यादा यमन में पावरफुल है। उनके पास ईरान से मिले हुए हथियारों के जखीरे तो है ही, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रूस से भी उन्हें कई छोटे हथियार मुहैया कराए गए हैं। इसके अलावा हूतियों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उनकी पोजीशन। यमन में जो भौगोलिक स्थिति है, वो किस स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं, वो पोजीशन उनको बहुत ताकतवर बनाती है, उनकी ज्योग्राफी। दरअसल जहां यमन के वो इलाके जहां इनका कब्जा है, ये भौगोलिक स्थिति का फायदा हूतियों को लाल सागर में मिल रहा है और इसी भौगोलिक स्थिति के चलते ही लाल सागर के सिकंदर हूती बागी बन गए हैं।
यमन की भौगोलिक स्थिति जो है उसमें हूती उस हिस्से पर कंट्रोल करते हैं जो लाल सागर का कोस्टल एरिया है। मिडिल ईस्ट का इलाका काफ़ी ज़्यादा तेल और क्रूड ऑयल और गैस है। पूरी दुनिया यहाँ से गैस और तेल खरीदती है। जो तेल खरीदा जाता है, जो गैस खरीदी जाती है, वो पानी के जहाज़ों के जरिए, इन्हीं समुद्री रास्तों के जरिए उन देशों में पहुँचती है, उसका निर्यात होता है। और जो लाल सागर और अदन की खाड़ी का रास्ता है, इसी रास्ते से निर्यात का काफ़ी बड़ा हिस्सा गुजरता है। आप सोचिए कि पूरी दुनिया में जितना भी व्यापार होता है समुद्र के जरिए, उस पूरे व्यापार का 15% हिस्सा तो लाल सागर से ही गुजर के जाता है। सुएज नहर के जरिए भूमध्य सागर से ये जगह जुड़ी हुई है, ये सी रूट जुड़ा हुआ है। और यूरोप और एशिया के बीच का सबसे छोटा शिपिंग मार्ग यही है। आप नक्शे से समझें तो आपकी समझ में आएगा कि अगर एशिया और यूरोप के बीच में समुद्र से व्यापार होना है इस इलाके से, तो ये मार्ग सबसे छोटा है। अदरवाइज अगर इस मार्ग को नहीं अपनाएंगे तो पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबा रूट पड़ता है। एशियाई और यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका के हित भी इसी सी रूट से जुड़े हुए हैं, लाल सागर वाले से, जहां हूती हमला कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि हूती बागी आखिर है कौन? हूती दरअसल 1980 के दशक में ये आंदोलन था जो पैदा हुआ। यमन के उत्तरी इलाके में शिया मुस्लिमों का एक बड़ा संगठन है। इस विद्रोह समूह का गठन 1990 में हुसैन अल हूती ने किया था। यमन की कुल आबादी में 35% हिस्सेदारी शिया की है, जबकि 65% सुन्नी लोग रहते हैं। यमन में जंग और उसके नतीजों की वजह से करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उत्तरी यमन में हूती जो है इस्लाम की जो सुन्नी सलाफी विचारधारा है उसके विस्तार के खिलाफ है। 2011 से पहले तक यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी और उस वक्त ऐसी कई खबरें आईं कि उनके राज में शियाओं का दमन किया गया। ऐसे में शियाओं में सुन्नी समुदाय के तानाशाह के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। हूतियों ने 2004 से 2010 तक सालेह सरकार की सेना के खिलाफ 6 बार जंग की थी। यमन में 2014 में स्थितियां एकदम बदली और हूती राजनीतिक रूप से पावरफुल हो गए और सादा सूबा जो सादा प्रांत है उस पर उनका कंट्रोल हो गया। साल 2015 का आगाज हुआ तो उन्होंने राजधानी सना पर भी कब्जा कर लिया और धीरे धीरे हूती बागी यमन के एक बड़े हिस्से पर राज करने लगे। यमन में उस हिस्से में जहां इनका राज है वहां टैक्स भी वसूलते हैं और अपने नोट भी चलाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनके पास कई सारी मिसाइलों और रॉकेट्स का जखीरा है। 1.5 लाख लड़ाके इनके पास है। तो जाहिर है हूती लड़ाके उतने कमजोर नहीं है जितना इजराइल समझ रहा है, और ये लड़ाके बेखौफ भी हैं। तभी तो हमास और हिजबुल्लाह का इजराइल से टकराने का अंजाम देखने के बावजूद लगातार इजराइल पर हमले भी कर रहे हैं। बात साफ है, जब तक यमन के हूती जिंदा हैं या जब तक यमन के हूती आक्रामक हैं, तब तक मिडिल ईस्ट में इजराइल का परचम एक तरफा तरीके से नहीं लहरा सकता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।